पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन भारत ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। भारत ने पाकिस्तान की किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चीख चीख कर भारत की आलोचना करते रहे, लेकिन उनकी बात पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 2019 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, और वहीं इमरान खान की हर बात में भारत का ही जिक्र था। प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने का एक अच्छा मंच था, लेकिन इमरान ने इस मंच पर भी कश्मीर राग छेड़ दिया। पीएमओ और विदेश मंत्रालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने उन देशों को भी अपना दोस्त बना लिया जो पारंपरिक तौर पर पाकिस्तान के दोस्त रहे थे। कश्मीर में जो दर्जे में बदलाव किया भारत ने, उसको लेकर के भी इन देशों को भारत ये समझाने में कामयाब रहा कि ये कितना जरूरी था। दरअसल इमरान खान जब से सरकार में आए थे, तब से भारत को इस्लामिक देशों के जरिए घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पलट भारत ने पाकिस्तान के ही मित्र देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, बहरीन जैसे देशों को भी अपने पाले में कर लिया। भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक प्रयासों का असर ये रहा कि कई मुस्लिम देशों के नेता भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यही नहीं, कश्मीर में भारत की उपस्थिति का विरोध कर रहे पाकिस्तान को तब और बड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद के दोस्त यूएई ने कश्मीर में अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक पिछले दिनों दुबई एक्सपो में 2.5 अरब डॉलर के निवेश के समझौते हुए। इसके तहत रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और जनशक्ति रोजगार क्षेत्रों में निवेश के लिए 6 समझौते किए गए। इस आयोजन में यूएई के दिग्गज कारोबारियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अलमाया समूह, एमएटीयू इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी, जीएल एम्प्लॉयमेंट ब्रोकरेज एलएलसी, सेंचुरी फाइनेंशियल और नून ई कॉमर्स के साथ अलग अलग 5 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन निवेश प्रस्तावों से पाकिस्तान के उस दावे की हवा निकल गई कि भारत कश्मीर में हिंसा कर रहा है और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। मोदी सरकार ने इमरान खान के निजाम को शुरुआती महीनों में ही कूटनीतिक झटके देना शुरू कर दिया था। इस्लामिक देशों के जिस संगठन ओआईसी के सहारे पाकिस्तान दबाव की राजनीति खेलने की कोशिश करता आया, उसमें भारत की एंट्री हो गई। पाकिस्तान के लिए ओआईसी में भारत की एंट्री किसी भूकंप के झटके से कम नहीं थी, क्योंकि इस मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए करता आया है। साल 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएई के अबू धाबी शहर में आयोजित 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक को संबोधित किया। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था। बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान, जो कि इस संगठन का संस्थापक सदस्य भी है, इस बैठक में शामिल नहीं था। भारत को न्योता मिलने से बौखलाए पाकिस्तान ने ओआईसी के इस कार्यक्रम का विरोध किया था। शुक्रान। I am honored to join my colleagues from nations that represent our great religion and ancient civilizations. पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीखी हवालों को सामने रखते हुए और इस असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मैंने फैसला किया है, और ऐवान को मुकद्दम समझते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। मुस्लिम आबादी के मुताबिक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत ना तो ओआईसी का सदस्य है और ना ही उसे पर्यवेक्षक की भूमिका तक प्राप्त है। वहीं मुस्लिम आबादी में कहीं कम रूस और थाईलैंड जैसे देश कम से कम ओआईसी के पर्यवेक्षक हैं। मुस्लिम आबादी के मुताबिक अगर हम देखें तो 20 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले भारत के पास पर्यवेक्षक की भूमिका तक नहीं है। ऐसे में ओआईसी की बैठक में भारत का जाना बड़ी कूटनीतिक जीत थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।